दिसंबर 2019 में चाइनीज अथॉरिटीज ने कुछ गौर किया और उन्होंने पूरे दुनिया को बताया कि उनके देश, उनके समुदाय के लोगों से एक अजीब किस्म का वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। और फिर देखते ही देखते आने वाले कुछ महीनों में ये वायरस दुनिया भर के कई मुल्कों में फैल गया और हर गुजरते दिन दुगने लोग इस वायरस के शिकार होते गए। कोरोना हमारे स्वास्थ्य तंत्र से जुड़ी एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसके कई लक्षण होते हैं और उन लक्षणों से संभावित है कोरोना वायरस 2 यानी कोविड-19 या जिसे लोग कहते हैं कोरोना वायरस। खैर, इस बीमारी की शुरुआत तो चाइना से हुई। कैसे हुई ये अभी भी चर्चा का विषय है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर अगर कोई इंसान कोरोना वायरस की चपेट में आ जाता है तो फिर उसके बाद होता क्या है और हम सभी को क्या करना चाहिए। तो फिर चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। खैर, इस सवाल को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, लेकिन आपका समझना बहुत जरूरी है कि एक वायरस क्या होता है। वायरस एक छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा एक कवच होता है जिसके अंदर जेनेटिक कोड्स, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे अंदर होता है, और साथ ही कुछ प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन एक वायरस जिंदा जीव नहीं होता है, लेकिन ये तब जिंदा हो जाता है जब ये किसी जिंदा शरीर में दाखिल हो जाता है और खुद की आबादी बढ़ाने लगता है, अपनी ही कॉपीज बनाने लगता है। कोरोना किसी भी सरफेस यानी कि सतह, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट में रह सकता है और ये वहाँ से कई गुना ज्यादा तादाद में फैल सकता है। लेकिन अभी तक इस बात की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये उन वस्तु, उन सतहों पर कब तक बना रह सकता है। इस वायरस के फैलने का मुख्य कारण ये भी है कि अगर आपके ऊपर किसी ने छींका या खांस दिया या आपने किसी बीमार इंसान को छूकर वापस अपने चेहरे, अपने नाक, मुंह, आंख को छुआ या फिर मसला, और तब यहाँ से इस वायरस का सफर शुरू होता है और फिर धीरे धीरे ये वायरस आपके जिस्म के अंदर बिल्कुल खामोशी से दाखिल हो जाता है। आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद इस वायरस की मंजिल होती है आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग, जैसे आपके इंटेस्टाइन यानी कि आंतें, स्प्लीन यानी कि तिल्ली, आपके लंग्स यानी कि फेफड़े और आपके हर वो जटिल अंग जहां पर इस वायरस का गंभीर असर हो सकता है। यहाँ तक कि महज गिनती भर के कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद भयानक असर डाल सकते हैं। हमारे फेफड़ों में एक कतार में एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये हमारे शरीर के बॉर्डर सेल्स यानी कि सीमा कोशिकाएं होती है जो हमारे जटिल अंगों को ढकती है, लेकिन बड़े आसानी से किसी भी वायरस के चपेट में आ जाती है और फिर कोरोना वायरस आपके अंगों के कोशिकाओं के खास रिसेप्टर से जुड़ जाती है, जहाँ पर इन वायरसेस के शेल खुल जाते हैं और उस वायरस के अंदर का जेनेटिक कोड, जेनेटिक मटेरियल आपके उस कोशिका के अंदर चला जाता है। यहाँ पर उस वायरस से आया नया जेनेटिक कोड आपके सेल में पहले से मौजूद जेनेटिक कोड के साथ जुड़ जाता है और इस वजह से आपकी कोशिका उस वायरस की कई सारी कॉपीज बनाने लगती है। देखते ही देखते आपकी वो कोशिका कोरोना वायरसेस की सैकड़ों टुकड़ियों से भर जाती है और फिर अंत में जब वो कोशिका पिघलकर निस्तानाबूत हो जाती है तो उसमें से कई सैकड़ों कोरोना वायरस तैयार होते हैं बाकी के सेल्स यानी कि कोशिकाओं को शिकार बनाने के लिए। आपके शरीर की कोशिकाओं में संक्रमण बहुत ही तेजी से होने लगता है और फिर मात्र 10 दिनों में आपके फेफड़ों में करोड़ों की तादाद में कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है और अरबों की तादाद में कोरोना वायरस आपके फेफड़ों में भर जाते हैं। और अभी यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इतनी सारी चीजें करने के बाद भी कोरोना वायरस ने आपके ऊपर पूरी हमला नहीं किया है, लेकिन अब कोरोना वायरस आपके खिलाफ आपके शरीर द्वारा ही बनाया गया एक हथियार को इस्तेमाल करेगा। वो है आपके शरीर का अपना इम्यून सिस्टम। दरअसल इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अंदर का एक प्रणाली है जो बीमारियों से और इन्फेक्शन से लड़ता है, हमारे शरीर को बचाता है। कहने को तो इम्यून सिस्टम आपको बीमारी से बचाता है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम आपको मार भी सकता है। तो जब आपके इम्यून सिस्टम को पता चलता है आपके शरीर के अंदर कोरोना वायरस पहुंच चुका है, आपके शरीर को क्षति पहुंचा रहा है, तो इम्यून सिस्टम अपने कुछ फौज कोरोना वायरस की तरफ भेजते हैं उससे लड़ने के लिए। लेकिन कोरोना वायरस जो है उन इम्यून सिस्टम के सेल्स को भी इन्फेक्ट करके भ्रमित कर देता है। भ्रमित इम्यून सेल्स और पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को लगता है कि मामला बहुत ज्यादा खराब है और बाकी के इम्यून सेल्स और भी ज्यादा तादाद में और भी बड़ी पैमाने में और भी ज्यादा इम्यून सेल्स के फौज को बुलाते हैं। अब क्या है कि इम्यून सेल्स को बनाने में हमारे शरीर को काफी ज्यादा एनर्जी और काफी ज्यादा वक्त लगता है और जब ढेर सारे इम्यून सेल्स एक जगह जमा हो जाती है तो हमारे शरीर को और भी ज्यादा नुकसान होता है। हमारे शरीर में हमारे इम्यून सिस्टम में मुख्य 2 इम्यून सेल्स ऐसे होते हैं जिनका काम विनाश का होता है। उनमें से एक इम्यून सेल होता है न्यूट्रोफाइल, जिनका काम है चीजों को खत्म करना, चाहे वो हमारे शरीर के कोशिकाएं यानी सेल्स ही क्यों ना हो। और जब ये न्यूट्रोफाइल्स हजारों की तादाद में आते हैं तो ये ऐसे एंजाइम्स छोड़ते हैं जो कि कई सारे अच्छे स्वस्थ कोशिकाओं को भी मारना शुरू कर देते हैं। और दूसरा जो इम्यून सेल है वो है किलर टी सेल, जिसका काम होता है संक्रमित कोशिकाओं को आदेश देना कि वो खुदकशी कर ले, खुद को खत्म कर ले। लेकिन होता कुछ उल्टा है, जब ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आते हैं तो कोरोना वायरस इन सेल्स
सेल्स को भी भ्रमित कर देती है। नतीजा ये होता है कि कंफ्यूजन के बाद ये दोनों सेल्स मिलकर के हमारे शरीर के स्वस्थ हेल्दी सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से जितने ज्यादा इम्यून सेल्स आएंगे उतना ही हमारे स्वस्थ कोशिकाएं नष्ट होंगी और उतना ही ज्यादा हमारे लंग्स जैसे जरूरी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचेगा। और नुकसान इतना ज्यादा हो सकता है कि शायद दोबारा कभी भी ठीक ना हो और आप जिंदगी भर के लिए विकलांग हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ इस पॉइंट पर कई सारे केसेस में इम्यून सिस्टम फिर से धीरे धीरे स्थिर और फिर मजबूत हो जाता है और हमारे शरीर में नियंत्रण पाकर इन्फेक्टेड सेल्स और जो भी वायरस हमारे शरीर में अभी भी सक्रिय होते हैं उन्हें ढूंढ कर खत्म कर देता है। ज्यादातर लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए उनमें कोरोना के बहुत हल्के लक्षण मिले जो ठीक हो गए, लेकिन बहुत से केसेस काफी गंभीर भी मिले हैं। अब कितने लोगों में हल्के लक्षण है, कितने लोगों में गंभीर लक्षण है, इसका पूरा पक्का आंकड़ा या परसेंटेज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हर एक दिन सैकड़ों की तादाद में लोग इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं। लेकिन और भी कई सारे गंभीर बातें हैं जो कोरोना को और भी घातक बना देता है। ज्यादातर सीरियस केसेस में ये होता है कि लाखों की तादाद में वो कोशिकाएं जिसे एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं, जो हमारे जरूरी अंदरूनी अंगों को ढक कर रखते हैं, वो कोरोना वायरस के चपेट में आकर कुर्बान हो जाते हैं और इसी वजह से हमारी स्वास्थ्य प्रणाली और बाकी के जरूरी अंग बेनकाब हो जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि एक मामूली सा बैक्टीरिया भी काफी गंभीर बीमारी पैदा कर देता है। पेशेंट्स को निमोनिया हो जाता है, सांस लेने में काफी तकलीफ होती है और कई बार पेशेंट सांस भी नहीं ले पाते, तब उन्हें जिंदा रहने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत होती है। और क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम पूरी शक्ति से हफ्तों से कोरोना वायरस से लड़ रहा होता है और लाखों बार एंटीवायरस सेल्स छोड़कर कमजोर हो जाता है, और तब जब कोई एक मामूली सा बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में दाखिल होता है, वो अपनी कॉलोनी बनाता है, हमारा इम्यून सिस्टम तब ढब हो जाता है और ऐसे केस में एक मामूली बीमारी गंभीर बन जाती है और पेशेंट का मौत होना तय हो जाता है। एक नजरिए से कहने में तो कोरोना वायरस एक फ्लू की तरह है, लेकिन ये फ्लू से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। किसी भी महामारी के फैलने का मुख्य दो तरीके होते हैं, पहला तेजी से और दूसरा धीरे धीरे। अब हमारा भविष्य होगा कि नहीं होगा, ये इन दोनों तरीकों के ऊपर ही निर्भर करता है। बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला महामारी धीरे फैलने वाले महामारी के मुकाबले काफी ज्यादा घातक होता है। तेजी से फैलने वाली महामारी में ज्यादा से ज्यादा लोग पहले इन्फेक्ट और बाद में मरते हैं। वहीं दूसरी तरफ धीमी गति से फैलने वाली महामारी को इतिहास में याद भी नहीं रखा जाता। तेजी से फैलने वाली महामारी में एकाएक हजारों लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो जाते हैं। हर गुजरते वक्त में लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं और तब इसे नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जब एक ही बार में सैकड़ों लोग महामारी के शिकार होते हैं और तब किसी भी देश की हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली ठप पड़ जाती है, क्योंकि तब साधन खत्म हो जाते हैं और तब हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ्स, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि वेंटिलेटर्स, सबकी कमी हो जाती है और वक्त रहते सबका इलाज नहीं हो पाता। और हद से ज्यादा पेशेंट होने की वजह से डॉक्टर्स, मेडिकल टीम्स भी बीमार पड़ने लगती हैं, लोग मरने लगते हैं, लाशें बिछने लगती हैं और तब एक पूरा का पूरा शहर, एक पूरा का पूरा गांव, एक पूरा का पूरा देश खत्म हो सकता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच सकती है, लोगों में हड़कंप मच सकता है और तब देश बचाने के लिए सरकार को अमानवीय फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा। और यहाँ पर इस बर्बादी को रोकने के लिए हम आम नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें कुछ ऐसे निजी फैसले करने पड़ते हैं जिससे इस तरह की महामारी धीमी हो सके, ताकि हर किसी का सही तरीके से इलाज हो, सभी लोग सही तरीके से ठीक हो पाए और ये महामारी जल्द खत्म हो पाए। क्योंकि अब तक कोरोना वायरस का हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है, तो हमें अपने आप के ऊपर निगरानी रखने के साथ कुछ सावधानी और अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, ताकि हम कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन बन सके। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, बस 2 रूल है जिसको फॉलो करना है। पहला रूल, ना तो इन्फेक्टेड होना है, और दूसरा रूल, और ना ही किसी को इन्फेक्शन देना है। भले ही आपको कितना ही अजीब गरीब बचकाना लगे, लेकिन कोरोना वायरस से बचने का सबसे साधारण और अच्छा उपाय है साबुन इस्तेमाल कर अपने हाथों को धोते रहना। यहाँ इस वक्त साबुन एक बहुत ही ज्यादा कारगर हथियार है। साबुन कोरोना वायरस के फैट और प्रोटीन लेयर को तोड़ देता है और उसके बाद ये वायरस उस लायक नहीं होता कि आपको इन्फेक्ट कर सके, चाहे आपने सब्जी ही क्यों नहीं काटा हो या फिर आप अपने चेहरे पे मेकअप लगा रहे हो। हाथों को धोना बहुत जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है सामाजिक दूरी। हाँ, मानता हूँ कि ये थोड़ा तकलीफदायक है, लेकिन अगर जान बचेगी तभी तो सामाजिक रह पाओगे। सामाजिक दूरी से मेरा मतलब है ना हाथ मिलाना, ना गले लगना, ना साथ बैठ के खाना खाना। अगर आपके पास मौका है घर में रहने का तो घर ही में रहिए, ताकि आप उन लोगों को बचा पाओ जो आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने ये पाया है कि कोरोना वायरस मानव मल, जी हाँ, मानव मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए या फिर वो मक्खी फल, सब्जियां
या खाने पे बैठ जाए तो ये बीमारी और फैल सकती है। ये बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी। अपने शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें याद रखना होगा कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का इस्तेमाल कीजिए, हर कोई, हर रोज। अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो लोग आपके इलाज में नहीं रहेंगे और वो लोग कम बीमार पड़ेंगे, और यकीनन जब बीमार लोगों की तादाद कम होगी और तब इस बीमारी पे नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर जरूरत ना पड़े तो खुद को लॉकडाउन कर लीजिए, सफर कम कीजिए, बाहर कम निकलिए। आपका ये छोटा कदम हमारे देश के मेडिकल टीम को इतना वक्त जरूर दे देगा कि वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ पाए या बीमार लोगों को ठीक कर बीमारी को खत्म कर सके। मैं मानता हूँ कि खुद को बंद कर लेना, लोगों से दूरी बना लेना काफी तकलीफदायक है, लेकिन किसी की जान बचाने के नाम पे ये एक मामूली सा बलिदान है और ये हमेशा नहीं रहेगा, बस कुछ वक्त की बात है। कोरोना वायरस नामक ये महामारी खत्म कैसे होगी ये इस बात पे निर्भर करता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर इसकी शुरुआत तेजी से होगी तो जान माल का बहुत नुकसान होगा, और अगर इसकी शुरुआत धीमी हुई तो हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं। यकीन मानिए, कई लोगों की जिंदगी और इस बीमारी को रोकने की ताकत हमारे हाथों में है। बाकी मर्जी हमारी। लर्नर बॉय द्वारा जनहित में जारी।